देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा किसने भड़काई? तुर्कमान गेट के पास पत्थर फेंकती भीड़ किसके कहने पर इकट्ठा हुई? एमसीडी के आदेश में जब मस्जिद का जिक्र ही नहीं था तब अफवाह क्यों फैली? क्या रात में 30 बुलडोजर ले जाने का फैसला सही नहीं था? क्या ये कार्रवाई अतिक्रमण पर थी या वक्फ की जमीन पर? आज के शो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात क्या क्या हुआ? किस तरह के भड़काऊ नारे लगे? क्या वीडियो सामने आए? राजनीति कैसे बढ़ गई है और 5 पुलिस वालों को घायल कर देने वाली इस हिंसा के तार एक याचिका से किस तरह जुड़ रहे हैं? विस्तार से सब कुछ समझेंगे। बीजेपी और कांग्रेस का, बीजेपी और एआईएम का गठबंधन, ऐसी खबर अगर होती तो ये हुक वाली हेडलाइन होती, पर इसका सच क्या निकला? और निकला तो उठती हुई खबर पर एक्शन क्या हुआ? और क्या एक्शन हो सकता है अगर सुरक्षा पर नखरे करती बांग्लादेशी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आती? नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बड़ी खबर पर चलने से पहले बात अमेरिकी सदर और दुनिया के सर्वेसर्वा बनने के आकांक्षी डोनाल्ड ट्रंप की। मनमाने फैसलों, धमकियों, चुभने और इरिटेट करने वाले बयान देने के लिए वो कुख्यात हैं ही। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका नया बयान आया। 6 जनवरी को ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे खुश नहीं है क्योंकि रूस से तेल खरीद के चलते अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है। ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद मुझसे मिलने आए, बोले कि सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि ये कथित बातचीत कब हुई। ये जरूर कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स की वजह से भारत कई सालों से उनसे बात कर रहा है। भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया हुआ है। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्रंप के इन दावों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच विपक्ष जरूर हमलावर हुआ है। मसलन लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के आगे सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने अमेरिका को झुकाया था। इधर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी एक्स पर पोस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा को अमर्यादित बताया, लेकिन सरकारी चुप्पी पर भी सवाल उठाए। बोले कि एक लंबी चुप्पी एक जोखिम के साथ आती है कि आपके पास कोई जवाब है ही नहीं। वैसे वेनेजुएला के घटनाक्रम के बाद पूरी दुनिया में ट्रंप की स्क्रूटनी हो रही है। एक तरफा फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। कोलंबिया, क्यूबा और ग्रीनलैंड के लोग आशंकित हैं। ट्रंप कभी कहते हैं कि वो फलाना देश चलाएंगे, फलाने का तेल अपने कंट्रोल में ले लेंगे, फलानी जगह सैनिक भेज देंगे, यानी हर समय उथल पुथल मचाए रहने की पूरी सामग्री। और क्या करेंगे समय बताएगा। अभी अपन बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली का तुर्कमान इलाका 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात जैसे जंग का मैदान बन गया। धार्मिक नारे लगाती, पत्थर फेंकती भीड़, उसके सामने मौजूद पुलिस वाले और एमसीडी के बुलडोजर। खूब देर तक अफरा तफरी और अराजकता का माहौल रहा। फिर आए आंकड़े, 5 पुलिस वाले घायल और 5 उपद्रवी गिरफ्तार। तुर्कमान गेट इलाके में है फैज़े इलाही मस्जिद। इसी मस्जिद से करीब 1 एकड़ की जमीन लगी हुई है जिस पर कुछ चीजें बनी थी, मसलन एक बारात घर, डिस्पेंसरी, कुछ दुकानें और कब्रिस्तान भी। रात करीब 1 बजे 30 बुलडोजर यहां पहुंचे अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा। अफवाह फैला दी गई कि एमसीडी के लोग मस्जिद तोड़ने आए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज आग की तरह फैले जो अफवाह लिए हुए थे। ऐसे कम से कम 3 वीडियो सामने आ चुके हैं जिनमें लोगों को सड़कों पर आने के लिए उकसाया जा रहा है, कम्युनल रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं और सांप्रदायिक नारे लग रहे हैं। पुलिस ने पहले उपद्रवियों को चेतावनी दी, नहीं माने तो आंसू गैस के गोले छोड़े। झड़प में घायल भी हो गए। हमारे एसओ साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, किसी पब्लिक को भी नहीं होगा और ना मस्जिद को किसी प्रकार की समस्या होगी। लेकिन अचानक गलियों से पत्थर आने लग गए, पत्थरबाजी होने लग गई, रोड से सामने से पत्थरबाजी होने लग गई। तो उसमें फिर एसएचओ साहब को भी चोटें आई है और हमारे साथी जो हैं इनको चोट आई है।
पुलिस का साफ कहना है कि मस्जिद का तो कहीं जिक्र भी नहीं था, सुनियोजित तरीके से अफवाह फैलाई गई। कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाकी की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 221, 223, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, इन तमाम धाराओं और 91 धारा जो कि राइटिंग की है उसमें मामला दर्ज कर लिया है और दिल्ली पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को दे दी है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे अपनी रेगुलर प्रेजेंस बनाए रखे हुए हैं और पूरा सुचारू ढंग से ये कार्रवाई कराई गई एंक्रोचमेंट रिमूवल की और उसके बाद भी यहाँ पे जनरल अलर्टनेस बढ़ाई गई है और ताकि ये सारा प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट किया जाए। ऑडियो क्लिप्स और वीडियोस हमारी जांच स्पेशल स्टाफ के पास भी आए हैं और दिल्ली पुलिस इसको स्पेशल स्टाफ इन्वेस्टिगेशन में इसको भी देखेगी और यदि कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जिन आरोपियों को हिरासत में लिया है उनके नाम है मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद हामिद। एक आरोपी नाबालिग है। इन आरोपियों सहित कुछ अज्ञात उपद्रवियों पर बीएनएस की इन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इनसे इतर लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। अब आपकी स्क्रीन पर 7 जनवरी की सुबह की तस्वीरें चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे तुर्कमान गेट इलाके में भारी मलबा जमा है जिसे ट्रकों के जरिए हटाया जा रहा है। जिन सड़कों पर बीती रात अराजक भीड़ दौड़ रही थी वहां भी अपेक्षाकृत शांति है, लेकिन सवाल अब भी है कि ये नौबत आखिर आई कैसे। तो बैक स्टोरी समझने के लिए कुछ महीने पीछे चलना पड़ेगा। नवंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था एक जनहित याचिका पर जिसे डाला था सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने। इस याचिका में कहा गया था कि तुर्कमान गेट के पास रामलीला ग्राउंड पर भीषण कब्जा है, ऐतिहासिक महत्व वाला इलाका है ये, अधिकारियों को कुछ इस पर करना चाहिए। हाई कोर्ट इन दलीलों से सहमत हुआ। एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया कि 38,940 वर्ग फीट जमीन को कब्जे से मुक्त किया जाए। इसी आधार पर एमसीडी ने 22 दिसंबर 2025 को ऑर्डर निकाला। कहा गया कि मस्जिद को 0.195 एकड़ की ओरिजिनल लीज मिली थी। इस एरिया के बाहर जो कुछ भी है, इस एरिया के बाहर, वो सब अवैध है। एक्शन की तारीख 7 जनवरी तय की गई। इधर मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी भी हाईकोर्ट पहुंची। दलील दी कि जमीन वक्फ की संपत्ति है, इसके लिए वक्फ बोर्ड को किराया भी जाता है। हमें अतिक्रमण हटाने पर आपत्ति नहीं है। बारात घर और डिस्पेंसरी का संचालन भी बंद किया जा चुका है। हमारी आपत्ति यहां बने कब्रिस्तान को लेकर है। हालांकि कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। इधर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गईं। विपक्ष के नेताओं ने कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल भी उठाए। ये भी कहा कि जिस एनजीओ की याचिका पर कार्रवाई हुई वो आरएसएस से जुड़ा है। वो जमीन जो है 123 प्रॉपर्टी में आती है और ये तुर्कमान गेट का मसला है और ये मस्जिद है। मस्जिद के बराबर में जो ज़मीन है वहाँ पर किसी टाइम में जगह थी और वो वक्फ की ज़मीन है। जो 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा है, गलत तरीके से तोड़ा गया और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। कोई भी एक आदमी आता है और ये कहता है कि ये जो है मस्जिद बराबर में, मस्जिद के बराबर में या मस्जिद अवैध बना रखी है, ईदगाह अवैध बना रखी है और उसको एमसीडी तोड़ देती है। इस बात को समझने की जरूरत है वो तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है और 1970 का वक्फ का गजीट है। हैरत अंगेज बात यह है कि ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है। कोर्ट को यह चाहिए था कि वो वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर को, भाई डिप्टी कमिश्नर अपने ही मामले में कैसा फैसला करेगा बताइए। ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसीलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये नहीं किया गया। इधर दिल्ली सरकार के नेताओं ने कहा कि सारी कार्रवाई कानून सम्मत है, अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन की बात कही। वो अतिक्रमण हटना ही था जो हटाया गया है, लेकिन जिस तरह से पुलिस पर पथराव किया गया है तो ये सोचने का विषय है कि दिल्ली जैसी राजधानी में इन पत्थरबाजों के हाथ में जिन लोगों ने पत्थर दिए वो हाथ किसके हैं, वो चेहरे कौन से हैं। क्योंकि ये तो धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश थी। मैं बधाई देता हूं पुलिस वालों को और प्रशासन को जिन्होंने बहुत संयम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो पर्सनल टू कोर्ट्स ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन में अगर कोई भी
अड़चन आती है तो फिर उसको दूर करना और कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना हर पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है। एक बात और चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी के रामपुर सांसद मुहिबुल्लाह नदवी इस पूरे घटनाक्रम के वक्त इलाके में मौजूद थे। उन्होंने खुद भी कहा है कि वो इलाके में गए थे लोगों से शांति की अपील करने, हालांकि पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। कुल मिलाकर इस पूरी कहानी में सवाल बहुत हैं। एक तरफ कोर्ट का आदेश साफ था, दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी के वक्फ दावे हैं जिन पर आगे सुनवाई होनी है। अचानक से माहौल क्यों बिगड़ा, तनाव क्यों बढ़ा, क्यों अफवाह फैलाई गई, इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या कम्युनिकेशन और बेहतर हो सकता था? क्या स्थानीय लोगों को विश्वास में लिया जा सकता था, या फिर सुनियोजित तरीके से ये उपद्रव किया गया? अगर हाँ, तो भी सवाल पुलिस प्रशासन पर तो हैं ही। जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। अब सुर्खियों की बारी। अनुपम खेर ने 1000 बार कहा कि कुछ भी हो सकता है, पर क्या आपने उनसे पूछा दो धुर विरोधी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस साथ आ सकती हैं क्या? बीजेपी और AIMIM में गठबंधन हो सकता है क्या? जवाब आता राजनीति में कुछ भी संभव है। बीते 24 घंटे से महाराष्ट्र की सियासत में ऐसी संभावना को बल मिलने लगा था, लेकिन फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सफाई आई। बोले कि ऐसा गठबंधन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। कांग्रेस और AIMM के साथ गठबंधन बीजेपी को मंजूर नहीं है, इसे खत्म करना होगा। इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं, मामले की जांच होगी। तो ये तो सफाई हो गई। अब बात की हुआ क्या था? महाराष्ट्र में 2 जगहों पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं की विपक्षी पार्टियों से गठबंधन की खबरें आई थी। पहला है अंबरनाथ नगर परिषद। दिसंबर में यहां चुनाव हुआ था। बीजेपी को 16, कांग्रेस को 12 और अजित पवार गुट की एनसीपी को 4 सीटें मिली। अकेले बहुमत किसी के पास नहीं था, तो इन सब ने मिलकर के गठबंधन कर लिया। नाम दिया अंबरनाथ विकास अघाड़ी। 27 सीटें जीतने वाली शिवसेना अंबरनाथ का किला नहीं बचा सकी। गठबंधन की सूचना ठाणे जिला कलेक्टर को दी गई। अभिजीत गुलाबराव करंजुले पाटिल को ग्रुप लीडर बनाया गया। दूसरा है विदर्भ के अकोला जिले का अकोट नगर परिषद। यहां हुए चुनाव में बीजेपी के बाद AIMIM ने सबसे ज्यादा 5 सीटें जीती। अकोट विकास मंच नाम का गठबंधन बनाया और बीजेपी और AIMIM के अलावा शिवसेना के दोनों गुट ठाकरे और शिंदे, एनसीपी के दोनों गुट अजित और शरद पवार और बच्चू कडू की प्रहर जनशक्ति पार्टी इसमें शामिल हुई। गठबंधन को अकोला जिला कलेक्टर में रजिस्टर कराया गया। बीजेपी के पार्षद रवि ठाकुर इस नए गठबंधन के ग्रुप लीडर होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब गठबंधन की सभी पार्टियों के पार्षदों को ग्रुप लीडर के व्हिप का निर्देश का पालन करना होगा। मामले पर अन्य राजनीतिक दलों के रिएक्शंस भी आए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल बोले, बीजेपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं। रिपोर्ट मंगाई गई है, अगर आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई होगी। T20 वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश की टीम भारत आएगी या नहीं, सवाल पर अंधेरा कायम है। टीम कहती है कि उसको भारत में सुरक्षा की चिंता है। इसके लिए उसने क्रिकेट जगत की सर्वे सर्वा ICC को लेटर लिखा है। उधर खबरें चल रही कि ICC ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है, भारत में मैच खेलो नहीं तो पॉइंट गंवाओ। बात यह भी आई कि ICC अध्यक्ष जय शाह और कुछ अन्य अधिकारियों ने दोनों देशों के बोर्ड से बातचीत की। इस अपडेट के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB की बात भी आई। BCB ने मीडिया में चल रहे दावों को गलत बताया। उनका कहना है कि ICC ने उन्हें कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है, उनकी सारी शिकायतों का संज्ञान लिया है, खिलाड़ियों की सुरक्षा की गारंटी दी है। हालांकि आधिकारिक बयान में ये नहीं बताया गया है कि टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आएगी या फिर नहीं। कुछ समय पहले खबरों और विवादों में आ गया था जम्मू का एक मेडिकल कॉलेज, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। वहां 50 में से 44 मुस्लिम छात्र होने पर विवाद हो गया था। कॉलेज को हिंदू चंदे से बना हुआ बताया गया और यही कहते हुए भेदभाव के आरोप लगाए गए। हिंदू संगठनों ने अलग अलग जगहों पर रैली निकाली, धरना प्रदर्शन किए। अब की खबर यह है कि कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है। अब वहां MBBS की पढ़ाई नहीं हो सकेगी। नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी NMC ने पिछले साल MBBS कोर्स को मान्यता दी थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। फैसला गंभीर कमियों के आधार पर लिया गया है। मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, फैकल्टी की पर्याप्त संख्या ना होना, क्लिनिकल मटेरियल की कमी इत्यादि इसमें शामिल हैं। अब सवाल है कि वहां एडमिशन ले चुके छात्रों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। NMC के आदेश के अनुसार 2025-26 में एडमिशन ले चुके सभी छात्रों को जम्मू कश्मीर के अन्य सरकारी मेडिकल संस्थानों में अलग से सीटें बना करके दाखिला दिया जाएगा। छात्रों का कोई नुकसान नहीं होगा और वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इससे पहले संस्थान ने दिसंबर 2024 में 50 MBBS सीटों के साथ एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन किया था। 8 सितंबर 2025 को MBBS कोर्स शुरू होने की अनुमति मिल गई थी।
कॉलेज खुला, नीट मेरिट के आधार पर 50 सीटों के लिए 44 मुस्लिम छात्र चुने गए थे। इस पर राजनीति होने लगी। उसके बाद शुरू हुई शिकायतें। इन शिकायतों को जांचने के लिए एक टीम ने 2 जनवरी को कॉलेज का निरीक्षण किया। मालूम पड़ा कि टीचिंग फैकल्टी में 39% और ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट में 65% की कमी थी। 5 की जगह केवल 2 ऑपरेशन थिएटर चालू थे। ओपीडी क्षेत्र में कोई माइनर ऑपरेशन थिएटर नहीं था, यानी मानकों पर खरा नहीं उतरने पर अब मान्यता रद्द कर दी गई है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभरात्रि। साल की आदर्श शुरुआत कैसी हो? जिम जाने का रिजोल्यूशन तोड़कर, मीठा छोड़ने की खुशी में मीठा खाकर, कम रीलें देखकर, ज्यादा घूमकर? जवाब है ना। साल की शुरुआत होनी चाहिए उत्सव से, जलसे से, सेलिब्रेशन से। हमने कर दिया है इसीलिए जनवरी की ठंडक में अड्डे का इंतजाम। 10 जनवरी 2026 को पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप अड्डा। खेली जाएगी क्विज, होगी सेलिब्रिटी लोग से बदकुच्चन। आने के लिए आपको सिर्फ फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। thelalantop.com पे जाइए, बैनर पर करिए क्लिक और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।